नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सब्जेक्ट है कि जीडीसी की जो हो रही है उस भर्ती में रेगुलर कर्मचारी क्या होता है। ओनली एलिजिबल रेगुलर एम्प्लॉय, ये क्या शब्द है। कौन कौन से कर्मचारी रेगुलर सर्विस में आते हैं, कौन कौन से कर्मचारी नहीं आते हैं, आज इसके बारे में पूरी डिटेल से मैं बताऊंगा। पूरा वीडियो जरूर देखिए दोस्तों, आपको जरूर समझ में आएगा और आप अच्छी तरह से नोटिफिकेशन के अनुसार पूरी निर्देशों की पालना करते हुए फॉर्म भर पाओगे जीडीसी का, अपनी योग्यता और अपनी मेडिकल कैटेगरी के अनुसार। आज सिर्फ छोटा सा वीडियो होने वाला है, परंतु आज रेगुलर सर्विस में कौन कौन कर्मचारी आ सकता है, कौन कर्मचारी फॉर्म भर सकता है और कौन कर्मचारी फॉर्म नहीं भर सकता है। रेगुलर कर्मचारी क्या होता है, क्या नए आए कर्मचारी फॉर्म अप्लाई करेंगे जीडीसी में या नहीं, पूरी चर्चा आज के वीडियो में करेंगे कि रेगुलर कर्मचारी क्या होता है। दोस्तों, उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि मैं सत सत नमन करता हूं उन ट्रैकमैन बहादुरों को जो रेलवे में कार्य करते समय अपनी बहादुरी के साथ में नौकरी करते समय रन ओवर हो जाते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि ट्रैकमैन की में अपनी ईमानदारी से ड्यूटी करते हुए रन ओवर हो जाता है, तो उन सभी गैंगमैन ट्रैकमैन के प्रति सभी कर्मचारी का बहुत विश्वास रहता है। तो ट्रैकमैन कर्मचारी को कम नहीं आंका जाए। कोई कर्मचारी अपने कर्म से मान होता है, तो कोई कर्मचारी ऐसा नहीं माने कि ट्रैकमैन काम नहीं करता है। 18 जोन आज है, परंतु रेलवे कर्मचारियों में ट्रैकमैन को कोई समझ नहीं पाता है। परंतु बहुत सारे डिपार्टमेंट के ऐसे भी कर्मचारी हैं जो ट्रैकमैन को बहुत इज्जत देते हैं, परंतु फिर भी ट्रैकमैन के साथ में शोषण हो रहे हैं। इस तरह की घटनाएं, यातनाएं वीडियो के माध्यम से सुनने को और देखने को मिलती है। तो पहले मैं रेलवे की कान, आंख, रीढ़ की हड्डी को मैं नमन करता हूं सभी ट्रैकमैनों को कि अपनी बहादुरी से ड्यूटी करे, अपने कर्तव्य का पालन करे और रन ओवर से बचे। क्योंकि रेलवे ये कहती है कि पहली स्वयं कर्मचारी की सुरक्षा हो, बाद में रेलवे की सुरक्षा। परंतु इस बात को कोई नहीं समझ पाता कि हर दिन प्रतिदिन 3 से 4 ट्रैकमैन रोज रन ओवर हो जाते हैं। दोस्तों, आज का विषय हमारा था कि जीडीसी में रेगुलर एम्प्लॉय क्या होता है, कौन कर्मचारी फॉर्म भर सकता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे कर्मचारी के मेरे पास कमेंट आए हैं, फोन आए हैं कि भाई साहब हम फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते जीडीसी में। 2023 में ज्वाइनिंग किया है, हमको ज्वाइनिंग किए हुए 1 महीना हो गया है, ज्वाइनिंग किए हुए 2 महीना हो गया है। तो दोस्तों, बिलासपुर जोन के अलावा सभी जोन ने कोई सर्विस काल नहीं लगाया है। बिलासपुर जोन ने केवल 2 साल का सर्विस काल लगाया है। जिसकी 2 साल सर्विस हो गई है और वो उस जोन रेगुलर कर्मचारी है तो वो फॉर्म भर सकता है। और बाकी जोन, जो 4 जोनों की अभी जीडीसी का नोटिफिकेशन आया है, अभी इन जोनों ने कोई सेवा काल नहीं लगाया है, तो उसमें सभी रेल कर्मचारी फॉर्म कौन कौन भर सकता है। दोस्तों, बहुत ही छोटा वीडियो है, परंतु बहुत ही अच्छी जानकारी मैं देना चाहता हूं। परंतु फिर भी मेरी जानकारी के अलावा आप और आपके निर्देशन और जिसके से जानकारी प्राप्त करके ही फॉर्म भरे। जरूरी नहीं कि सही हो सकता है कई सर्कुलर में चेंज होता रहता है, तो आपके बाबू, आपके कलरक या आपके अच्छी तरह से जान पहचान वाले से भी बात करके अपना फॉर्म जीडीसी में अप्लाई करें। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं, तो मैं बता दूं कि एक लोको पायलट होता है कि वो 1900 ग्रेड में आता है, ज्वाइनिंग करता है। बहुत सारों की एक कंपल्सरी ट्रेनिंग होती है। जैसे ज्वाइनिंग किया डिवीजन में लोको पायलट का, मैं उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूँ। ज्वाइनिंग करते हैं उसको कोई भी लॉबी अलॉटमेंट नहीं की जाती है डिवीजन के द्वारा, उसको तुरंत वहाँ ट्रेनिंग पे भेज दिया जाता है। जैसे वेस्टर्न वे का उदयपुर ट्रेनिंग होता है तो वहाँ भेज दिया जाता है। उसके बाद में उसकी पूरी ट्रेनिंग के बाद में उसको डिवीजन के द्वारा अपनी लॉबी अलॉटमेंट की जाती है, जब तक वो एक ट्रेनिंग कर्मचारी होता है, वो रेगुलर कर्मचारी नहीं होता। जैसे स्टेशन की ट्रेनिंग पहले होती है, उसके बाद ही उसको ज्वाइनिंग डिवीजन के द्वारा अलॉटमेंट किया जाता है। इसी तरह से मान लीजिए इंजन विभाग की बात करूं तो बहुत सारे जेई अप्रेंटिस भी आते हैं, बहुत सारे स्टाफ अप्रेंटिस भी आते हैं। तो अप्रेंटिस सिंगल विभाग में भी हो सकता है, इंजन विभाग में भी हो सकता है, सीएनडब्ल्यू में भी हो सकता है, किसी भी विभाग में अप्रेंटिस
हो सकता है जो किसी न किसी पद पर कार्य करता रहता है, परंतु वो भी एक ट्रेनिंग होता है, उसकी कंपलसरी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद में उसको ज्वाइनिंग, रेगुलर ज्वाइनिंग दी जाती है। एक अप्रेंटिस जो कंपलसरी ट्रेनिंग होता है उसको किसी भी तरह का भत्ता अलाउंस नहीं मिलता। जैसे नाइट में अगर ड्यूटी पर जाता है तो उसको भी वो नाइट अलाउंस नहीं मिलेगा, उसको एचआरए नहीं मिलेगा, उसको क्वार्टर भी नहीं मिलेगी। ठीक है दोस्तों, उसको केवल डीए और बेसिक और स्वयं का पास के अलावा कोई सुविधा और कोई अलाउंस नहीं दिया जाएगा जब तक उसकी पूरी ट्रेनिंग नहीं हो जाती। अब मैं बता दूं कि अप्रेंटिस आता है, जैसे मान लीजिए आर्टिजन स्टाफ में आता है तो किसी की 1 साल की ट्रेनिंग होती है, किसी की 3 साल की ट्रेनिंग होती है। अब वो पूरी ट्रेनिंग के दौरान डिवीजन में अलग अलग स्थानों पर कार्य करता है और कई जगहों पर वो ट्रेनिंग में भी कार्य करता है, तो वो रेगुलर कर्मचारी नहीं मान सकते। रेगुलर कर्मचारी उसको नहीं मान सकते जब तक उसकी पूरी ट्रेनिंग नहीं खत्म हो जाती। उसके बाद में ट्रेनिंग पूरी होने के बाद में फिर डिवीजन के द्वारा उसको अलॉटमेंट अपना यूनिट दिया जाता है, तो वही अप्रेंटिस रेगुलर कर्मचारी नहीं होता है। दोस्तों बाद में बताऊंगा कि नए रेल कर्मचारी फॉर्म भर सकता है नहीं भर सकता। उसी तरह से पोन्समैन भी होता है ना, उसी तरह स्टेशन मास्टर भी होता है, लोको पायलट भी होता है। तो जो अपॉइंटमेंट आरआरबी, आरआरसी और एनटीपीसी के द्वारा आते हैं, जिसकी रेगुलर कंपलसरी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद में उसको अपॉइंटमेंट ज्वाइनिंग कराई जाती है, तो उसको हम नहीं मानेंगे रेगुलर कर्मचारी। तो ध्यान दीजिए। और मैं बता दूं कि नए कर्मचारी फॉर्म भरेंगे नहीं। दोस्तों बहुत सारे जोनों की अलग अलग नियम कायदे हैं कि कोई निकाल रहा है 2 साल के सेवा काल हो वही फॉर्म भर सकता है। जैसे बिलासपुर जोन ने निकाला है तो उसमें 2 साल की रेगुलर सर्विस हो, उसके बाद ही वाला ही कर्मचारी फॉर्म भर सकता है। तो दोस्तों नए कर्मचारी 2023 में आए हैं या फिर आपको 3 साल या 2 साल हो गए हैं, कैसे भी आपको 1 महीना हो गया हो, आपकी एचआरएमएस के द्वारा ही ज्वाइनिंग की होगी। अब एचआरएमएस के द्वारा ज्वाइनिंग की होगी तो आपका पैन कार्ड लगा होगा और आपके जैसे एनपीएस नंबर या पीएफ नंबर आया होगा, क्योंकि पीएफ और एनपीएस नंबर के बिना आप कोई भी फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। आपकी सैलरी आई है 2 महीने से या नहीं आई वो कोई मायना नहीं रखता। आपका एनपीएस नंबर मतलब आपका कर्मचारी नंबर होना बहुत जरूरी है, और जिसके पास कर्मचारी नंबर आ गया है वो कर्मचारी जीडीसी का फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो सभी नए कर्मचारी जीडीसी का फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और आप अभी नए हो, आपके दिमाग में पूरी पढ़ाई अभी घूम रही है, तो आप जीडीसी के एग्जाम में फॉर्म भरिए और अपनी योग्यता और अपनी मेडिकल कैटेगरी के अनुसार आप जरूर सफलता होंगे। मैं पुराने साथियों से भी यही निवेदन करूंगा कि आप भी अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। और आपने मुद्दा उठाया था कि 2 साल 3 साल या कंपलसरी 5 साल जीडीसी में सेवा काल होना चाहिए, परंतु रेल बोर्ड ने इस तरह का कोई फरमान जारी नहीं किया गया है। आप अच्छी तरह से तैयार कीजिए। मैं ज्यादा से ज्यादा कहूंगा तो वो ट्रैकमैन कैडर को, क्योंकि ट्रैकमैन कैडर अपनी जो नौकरी काल में वो जानता कि किस तरह से वो अपनी रेलवे को सेवा दे रहा है, तो वो इतनी मेहनत करेगा और वो आगे जरूर पूछेगा जीडीसी के माध्यम से। तो दोस्तों मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया कि रेगुलर कर्मचारी क्या होता है। तो रेगुलर कर्मचारी वही होता है जो नियमित रूप से सेवा कर रहा है। अप्रेंटिस को हम रेगुलर कर्मचारी नहीं मानेंगे जब तक उसकी पूर्णतः ट्रेनिंग नहीं हो जाती और डिवीजन के द्वारा उसका यूनिट अलॉटमेंट नहीं हो जाता है। बहुत सारे आपके साथ में भी कार्यरत होंगे जो अप्रेंटिस है, जिसकी 1 साल के लिए ट्रेनिंग हुई होगी, बहुत सारों के लिए 2 साल की भी ट्रेनिंग होती है, बहुत सारों के लिए 3 साल की भी ट्रेनिंग होती है। जब तक वो ट्रेनिंग पूरी नहीं हो जाती, जब तक वो रेगुलर कर्मचारी नहीं हो जाता। इसी तरह से लोको पायलट है, गार्ड है और ये स्टेशन मास्टर है और पोन्समैन भी आता है, पर पोन्समैन रेगुलर सर्विस में माना जाएगा, परंतु सहायक लोको पायलट, स्टेशन मास्टर, गार्ड को नहीं माना जाएगा, क्योंकि इन लोगों की कंपलसरी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के बाद में ही लोगों की रेगुलर ड्यूटी या ज्वाइनिंग होती है। तो दोस्तों जरूर नहीं कि मेरी पूरी बातें सही हो, आपकी जान पहचान वाला, आपके कलर और आपके पूरे जो कार्मिक विभाग है उससे पूरी जानकारी लेकर अपना जीडीसी फॉर्म जरूर अप्लाई करें। दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, परंतु आप सभी से निवेदन है कि इंडियन रेलवे किसान यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड कीजिए। नमस्कार सभी दोस्तों को।